हेलो फ्रेंड्स, समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं वत्सला पांडे अपनी पॉलिटी राज्य व्यवस्था की चौथी क्लास आज स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज का हमारा पहला टॉपिक है संविधान के स्रोत, मतलब सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के स्रोत से मतलब है कि कहाँ से संविधान के जो सोर्सेज हैं। हमने संविधान बनाया, हमने ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरमैन थे। ठीक है, तो उन्होंने जो सारे मटेरियल इकट्ठा किए, किस सोर्सेज से किए, कहाँ कहाँ से क्या क्या क्लॉज, क्या क्या चीज़ें ली गई, उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभावी भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हिस्ट्री में भी कि 1935 इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट आप मान लीजिए या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट मान लीजिए, 1935 का बहुत ही अहम भाग है, रोल है। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे संविधान के निर्माण में। क्लियर? इसके अलावा कई अन्य देशों से भी संविधान निर्माण में सहायता ली गई है, जिनका विवरण इस प्रकार है। मतलब एक तो हमने मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमने कहाँ से लिया है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। इसके अलावा और बहुत सी ऐसी देशों से हमने कुछ ना कुछ लेके अपना एक संविधान का गठन किया है। देखते हैं, ब्रिटेन, जिसका कि हमारे ऊपर कितने सालों तक राज रहा, तो उससे भी हमने ऐसा नहीं हुआ, बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बहुत कुछ अच्छा भी किया हमारे लिए। ठीक है, तो जो उनकी अच्छी चीज़ें थी, किसी की भी अच्छाइयाँ अपनाने में कभी कोई बुराई नहीं होती है। अगर सामने वाला कुछ अच्छा कर रहा है तो हमको सीखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि वो गलत सही आदमी है कि गलत, उसके कामों पे ध्यान देना चाहिए। अगर हमें जहाँ से भी कुछ अच्छा मिले हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। सेम है, ब्रिटेन से क्या लिया, संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री शासन प्रणाली, जिसे कि हम कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, ये कहाँ से लिया हमने, ब्रिटेन से। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, ये भी हमने कहाँ से ग्रहण किया है, ब्रिटेन से। अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है, ठीक है, वहाँ दो लोग के देश की, दो देशों की नागरिकता का अधिकार है। लेकिन हमारे देश में और ब्रिटेन में जहाँ से हमने सुविधा ली है, जहाँ से सिस्टम हमने फॉलो किया है, यहाँ सिर्फ एकल नागरिकता चलती है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है वैलिड। अगर आप इंडिया के निवासी हो तो आप अमेरिका के नहीं हो सकते हो। ठीक है, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप एंड रूल ऑफ लॉ, ये तीन चीजें हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन शासन प्रणाली से। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अब अमेरिका से क्या क्या लिया है ये देखते हैं। जैसे ब्रिटेन से हमने इतना कुछ लिया, अमेरिका से भी लिया है। दिस इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ
जुडिशरी, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ओके। राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट, ठीक, वह उच्च न्यायालय मतलब इम्पीचमेंट का प्रोसेस हम पहले पढ़ चुके हैं। इम्पीचमेंट से हम किसे किसे हटा सकते हैं? प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट के जजेस, इनको हम इम्पीचमेंट यानी महाभियोग द्वारा उनके पद से हटा सकते हैं। ये सिस्टम कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। ओके, तो क्या क्या आया? फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड इम्पीचमेंट। ब्रिटेन से लिया हमने 3 चीजें, अमेरिका से लिया हमने 5 चीजें, ठीक है। अब आ जाते हैं कनाडा। कनाडा से हमने लिया है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। ठीक, गवर्नर पद का जो आप मान लीजिए संगठन हुआ, निभाना हुआ, बनाना हुआ, ये कहां से आया? गवर्नर पद की उन्नति। आप उन्नति कह दीजिए, नहीं क्या कहते हैं हिंदी में उसे, मतलब इस पद को नया लाया गया कहां से? कनाडा से। ठीक, संघात्मक व्यवस्था, यूनियनरी, ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट या यूनियन सिस्टम। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, मतलब ऑल पावर्स टू द सेंट्रली पावर्ड। ठीक, तो क्या क्या है हमारे कनाडा से? हमने कनाडा से लिया अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, यूनियन सिस्टम, संघात्मक व्यवस्था एंड सेंट्रली पावर्ड। किसके पास सारी पावर है? सेंट्रल के पास। 3 चीजें हमने कनाडा से लिया। क्लियर? नाउ आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डीपीएसपी से कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, नीति निदेशक सिद्धांत, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, पद्धति द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। ठीक है, तो हमने मेन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या लिया है आयरलैंड से? डीपीएसपी, नीति निदेशक सिद्धांत तत्व और राष्ट्रपति का सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, किस प्रोसेस से, किस मेंबर से, क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सारी चीजें हिंदी में थी, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। क्वेश्चन कैन बी आस्क इन बोथ द लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इफ पॉसिबल प्लीज नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट स्लाइड। जर्मनी से क्या लिया? प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी। ठीक ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जर्मनी से लिया इमरजेंसी। ठीक है,
राष्ट्रीय, वित्तीय और राष्ट्रपति शासन। ठीक। सोवियत यूनियन, रशिया, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज टेकन बाय सोवियत संघ या रशिया। साउथ अफ्रीका, संविधान संशोधन प्रक्रिया, अमेंडमेंट्स। ठीक। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। क्लियर। जापान, लास्ट, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसेस स्टैब्लिश बाय लॉ। ठीक। तो ये सारी चीजें रही। जर्मनी से इमरजेंसी, रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज, अफ्रीका से अमेंडमेंट्स एंड द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, जापान से प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये सारे हमारे क्या थे? सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मुख्य स्रोत जहां से हमारे संविधान का गठन हुआ, बना। ठीक है। सिंपल में मानिए तो इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस प्रियम्बल प्रस्तावना से आप समझ रहे होंगे, किसी भी चीज में हम हिंदी में भी पढ़ते थे ना, तो किसी भी गद्यांश की प्रस्तावना से भी शुरुआत करते थे हम। इसे क्या कहते हैं? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? ये क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान की आत्मा किस भाग को कहा गया है? ठीक है। संविधान की आत्मा क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ द व्हाट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये प्रस्तावना, प्रियम्बल इज द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना ही संविधान की आत्मा है। पूरा संविधान इस पे बसा हुआ है। ठीक, क्लियर। प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहते हैं। ठीक, यह संविधान का आमुख होता है। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, आईडी कार्ड, क्वेश्चन बन गया, किसने संविधान को परिचय पत्र कहा है, परिचय पत्र से संबोधित किया है? सो N.A. पालकीवाला ने संविधान को परिचय पत्र कहा गया है। ठीक है, सॉरी, संविधान प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, आईडी कार्ड कहा गया है। ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना के रूप में प्रस्तुत किया गया या शामिल किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो था हमारा, प्रपोजल, यही हमारा प्रियम्बल रहा। ठीक है। तो 13 दिसंबर 46 को संविधान की प्रस्तावना के रूप में, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया। ठीक है। अब प्रस्तावना क्या है? ये जो 3-4 लाइनें हैं ना बच्चों, फ्रेंड्स, ये आप सबको एकदम रट लेनी चाहिए। छोटे से छोटे एग्जाम से लेके बड़े से IAS तक में ये पूरा प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मानिए इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, तो हमारी राज्य व्यवस्था में इसकी क्या हैसियत होगी? ठीक है, आइए। हम भारत के लोग, मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम आप भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, ठीक, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी,
सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों की, मतलब सिर्फ नागरिक, हु द पीपल ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो सिर्फ भारत के नागरिक हैं, ठीक है, नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा, हमारे द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, अब देखिए जितनी जगह मैंने अंडरलाइन किया है ना, ये सारे संविधान के मेन बेस पॉइंट हैं। ठीक है, इसमें से कुछ पॉइंट जब ओरिजिनल संविधान बना हमारा 26 नवंबर 50 को, 26 दिसंबर 50 को, तब कुछ थे, कुछ फिर पॉइंट्स थे जो 42वें संविधान संशोधन 1976 हम पढ़ चुके हैं पहली क्लास में, कुछ चीजें तब हम उसमें ऐड किया गया। आइए फिर से देखते हैं। ओके, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष पहले नहीं था, इसे जोड़ा गया, समाजवादी जोड़ा गया, और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा, ठीक है, कैसा हमें जो अपना भारत राज्य है, भारत देश है, कैसा होना चाहिए, देखिए प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, ठीक, सोवरेन, सोवरेन, ठीक, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, आई थिंक लोकतंत्रात्मक इज, दिस इज रिपब्लिक, उसके समस्त नागरिकों को, अब देखिए क्या बनाना है हमको अपने भारत देश को, प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, ठीक, ठीक, डेमोक्रेटिक, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक, गणराज्य, रिपब्लिक, ये सारे इसके हिंदी वर्ड्स हैं। ये पंथ निरपेक्ष मुझे शायद लिबर्टी है क्या है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, आई विल लेट यू नो। तो हमें अपने भारत राज्य इन 5 पॉइंट्स में ऐड करने चाहिए। उसके बाद ये सारी चीजें किसके लिए हैं, भारत के नागरिकों के लिए, क्लियर, भारत के नागरिकों की किसकी रक्षा करेंगे हम, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, फ्रेटर्निटी, दिस इज योर फ्रेटर्निटी, ठीक, ओके। तो नागरिकों की कैसी रक्षा करेंगे, उन्हें कौन सा न्याय दिलाएंगे, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विचार, थॉट्स, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशंस, विश्वास, ट्रस्ट, धर्म और उपासना, ठीक है, रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, क्लियर, कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होके इस संविधान सभा को 26 नवंबर 49 को इस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करता है, क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, आत्मा संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर।
नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। बेरूबरी, अब देखिए जो भी अमेंडमेंट होते हैं, संशोधन होते हैं, अगर हम किसी पॉइंट के साथ हैं लेकिन आप उसके खिलाफ हैं तो दो लोगों में डिस्प्यूट हो गया, प्रॉब्लम हो गई। अब उसे सॉल्व करने के लिए हम कोर्ट जाएंगे, वहाँ अगर हमारी बात सही मानी गई तो हमारा पॉइंट डाला जाएगा, हमारी गलत करके आपकी बात सही हुई तो आपका पॉइंट डाला जाएगा। संशोधन इसी तरीके से होते हैं, ज़रूरत, सही चीज़ें, सहूलियत देख के। ठीक, अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था बेरूबरी केस। बेरूबरी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट में आया। आप केसेस जानते हैं, कोई कोई अलग अलग तरीके के केस लड़ते हैं। सो दिस इज द बेरूबरी केसेस था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मान लीजिए तो वन ऑफ द लीडिंग केसेस। इनकी रियलिटी, इनकी जजमेंट आज तक बहुत से केसेस में फॉलो की जा रही है। ठीक, सो इसमें क्या था, बेरूबरी केस में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। ठीक, बेरूबरी केस आया, एक ने अपील डाली, दूसरे उसके अपीलेट थे, डिफेंडेंट थे, दो लोगों ने डाला। एक ने कहा क्या जो प्रस्तावना है संविधान का अंग है, दूसरे ने कहा नहीं है। सारा मुद्दा केस में गया, कोर्ट में गया। कोर्ट में सीधे सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये जजमेंट दिया कि बेरूबरी केस के अकॉर्डिंग, उस केस का नाम था बेरूबरी। ठीक है, तो बेरूबरी के केस में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह पूछा जाता है, किस केस में, किस वाद में संविधान प्रस्तावना को संविधान का अमुक अंग नहीं माना गया। तो किस में नहीं माना गया, बेरूबरी केस में। ठीक है, ये हो गई 1960 की बात। अब आगे बढ़ते हैं। केशवा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, केशवा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल 1973, लगभग 13 साल बाद। ठीक है, फिर 13 साल बाद किसी के ध्यान में आया कि नहीं, अभी भी इस पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग करता है कि प्रस्तावना संविधान का ही अंग है। फिर केस लड़ा गया केशवा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल में। उसमें क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट पलट दिया, जो कि 1960 में इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना इसका संविधान का अंग नहीं है। यही 13 साल बाद केशवा भारती के केस में इसी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है, 13 साल बाद जजमेंट पलट गया, रिवर्स हो गया। ठीक, अब ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा, किस वाद में ये माना गया कि प्रस्तावना संविधान का ही अंग है। तो बेरूबरी, केशवा भारती, इमरीदी या कुछ भी करके चार आपका पंजाब वर्सेस पंजाब, खड़क सिंह वर्सेस पंजाब, कुछ भी केस का नाम दे देंगे। इनमें से किस केस में ये कहा गया, किस वाद में ये कहा गया कि संविधान प्रस्तावना संविधान का ही अंग है। तो आप बता सकेंगे अब कि केशवा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल के केस में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। तो 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही जजमेंट बदल दिया। ठीक, संसद प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संशोधन किस आर्टिकल में दिया गया है। तो संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में दिया गया है इसका प्रोविजन। हालांकि इसमें निहित ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती, कोई भी माइनस, नेगेटिविटी, कम चीज़ें नहीं किया जा सकता, सिर्फ बढ़ा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 368 के अंदर, आर्टिकल 368 के अंदर जितने भी संशोधन की प्रक्रियाएं हैं ये पॉजिटिव होंगी, ना कि नकारात्मक। क्लियर?
स्पष्टतः संसद वैसे ही परिवर्तन कर सकती है जिससे मूल ढांचे का विस्तार और मजबूतीकरण हो। जैसे कि हमने पिछले क्लास में बात किया था, संशोधन की प्रक्रिया संसद से पास होने के बाद ही संसद में ही पूरी होती है, आर्टिकल 368 के अंडर में। लेकिन कोई भी नकारात्मक प्रोसीडिंग्स नहीं होती है, कोई भी चीज़ माइनस में, नेगेटिव में नहीं जाती है। क्यों? हर चीज़ पॉजिटिव में ही होनी चाहिए। अगर हम कोई बदलाव कर रहे हैं तो वो बदलाव हमारे समाज के लिए, अच्छे के लिए होना चाहिए, हमारे संविधान के मूल ढांचे के विस्तार और मजबूतीकरण के लिए होना चाहिए। क्लियर? प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, अब तक प्रस्तावना को मात्र एक बार, अभी तक प्रस्तावना को, प्रियम्बल को 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंडर सिर्फ एक बार संशोधित किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित किया गया है, जिसमें कि वो 3 शब्द मैंने आपको पिछले क्लास में बताए थे, अब आप मुझे बताएंगे कौन से थे। क्लियर? चलिए, अनुसूची, शेड्यूल भी कह सकते हैं, और लिस्ट। क्लियर? हमने बात किया था हमारी कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं और कितने आर्टिकल्स हैं। ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। ठीक, आइए। मूलतः मतलब ओरिजिनल जब संविधान बना था, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान से मतलब हमारा 2022 से, वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई। क्लियर? ओरिजिनल में 8 थी, अब 12 हो गई। नोट, 9वीं अनुसूची को संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा 1951, ओके, तो ये देखिए फर्स्ट अमेंडमेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है कि पहला भारतीय संविधान संशोधन कौन सा हुआ था, कब हुआ था? सो ये 1951 में हुआ था, द्वारा 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 85 द्वारा, 11वीं को 73 द्वारा और 92 में 12वीं अनुसूची को 74 द्वारा। ठीक, ये क्या है? इतने चेंजेस हुए। पहली अनुसूची में 9वीं अनुसूची कब आई? देखिए, 8 तो हमारे पास ओरिजिनल थे। 26 नवंबर 50 जब हमारा संविधान लागू हुआ, हमारे पास 8 अनुसूचियां थी। क्लियर? पहली अनुसूची कब हुई? मतलब पहली मतलब 8 के बाद 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में आई। ठीक, दूसरी अनुसूची, एक मिनट, ठीक, तो ये हो गया। तो ये आपका पहली अनुसूची। क्लियर हो गया? पहली मतलब आज़ाद संविधान बनने के बाद। ठीक है, पहला संविधान संशोधन जब हुआ, उसमें पहली मतलब नई पहली, बाकी शेड्यूल में 9वीं अनुसूची आई है। 52वें 52 संविधान संशोधन में 1951 में। क्लियर? 10वीं अनुसूची, दूसरी 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में दूसरी आई। फिर 11वीं कब ऐड हुई? 73वें संविधान संशोधन में। 73वें संविधान संशोधन में, दैट इज ऑन 1992। 73वां संविधान संशोधन हमारा 1992 में आया। तब हमारी 11वीं अनुसूची रिलीज हुई। 12वीं 74वें संविधान संशोधन। 73 क्या है आपको मालूम होना चाहिए, हम पढ़ चुके हैं, पंचायती राज। और ये वाली नगर निगम वाली, उसके बाद की सेट आर्टिकल 73 ए 74 ये 243 वाले पे पंचायती राज, 243 ए
74वें संविधान संशोधन 1992। तो ये आपकी क्या हुई अनुसूचियां, जो 8 थी 12 हुई, 51 में 1 बनी, 10वीं 9वीं आई, 85 में दूसरी अनुसूची आई 10वीं, 92 में 11वीं और 92 में ही 12वीं। तो जो 8 अनुसूची थी ये 51 से लेके 1992 तक 12 हो गई। उसके बाद अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। ओके, मूल भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 8वीं अनुसूची हमारी लैंग्वेज, भाषा, ठीक है। सूची में 14 भाषाओं का, अभी तक कितनी हमारी है 14 भाषाओं का वर्णन था। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को ऐड किया गया, ठीक है। 71वें संविधान संशोधन में 1992 में जो हुआ कोंकणी, मणिपुर व नेपाली, और 92 संविधान संशोधन में आखिरी में 2003 में बोडो डोगरी, एक सेकेंड, बोडो डोगरी मैथिली, ठीक है। ये देखिए अब ये आपकी लैंग्वेजेस हो गई। कब कब कौन सी आई, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, ठीक है। उसके बाद 21 संविधान संशोधन में सिंधी आई, 1967 21st अमेंडमेंट में सिंधी को लाया गया। 71वें संविधान संशोधन में 92 को कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली आई। 92 संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये आई। क्लियर। वर्तमान में मतलब वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। सबसे आखिरी में 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इन 4 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। इन्हें शेड्यूल्ड में जोड़ा गया। क्लियर हो रहा है। चलिए ओके, नेक्स्ट, भारत संघ और उसके राज्य। इंडिया एंड इट्स स्टेट, ठीक है। भारत और उसके राज्य। भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 जो कि हम बात कर चुके हैं, भारतीय संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। राज्यों का संघ से मतलब यूनियन ऑफ स्टेट, सब राज्यों का एक संघ है। क्लियर। वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 संघ शामिल है। इट हैज बीन चेंज्ड, चेकआउट करिएगा। तो वर्तमान में अभी कितने हैं, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और इतने 8 संघ शासित प्रदेश हैं। नोट, दादरा नगर हवेली तथा दमन एंड दीव अधिनियम 2019 के तहत 2 केंद्र शासित प्रदेशों यथा दादरा नगर हवेली और दमन दीव आपस में विलय हो गया। मतलब ये क्या हो गए, इनका आपस में विलय हो गया, मर्ज हो गए एक दूसरे के साथ। दमन और दीव को आपस में विलय हो गया। पहला ये हो गया विलय, कौन कौन से हुए देखिए, 2 केंद्र शासित प्रदेशों का तथा यथा दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव का आपस में विलय हो गया। हो जाने के बाद अब देश में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई, ठीक है। पहले ये अलग अलग थे, दमन दीव अलग थे, दादरा नगर हवेली अलग थे, लेकिन अभी क्या हुआ, इनका एक में विलय हो गया है। विलय होने के बाद हमारे यूटीज, केंद्र शासित प्रदेश को मैंने पहले ही बताया है हम यूनियन टेरिटरी भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में यूटीज।
उल्लेखनीय है कि अधिनियम दादरा नगर हवेली और दमन दीव 2019 26 जनवरी 2020 से लागू किया गया था। ठीक है, जो ये चेंज हुआ, इनका विलय हुआ, ये लागू कब से हुआ? अधिनियम पास हुआ 2019 में, ये लागू हुआ 26 जनवरी 2020 से ये लागू हो गया। क्लियर? ओके। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद को हम आर्टिकल कहते हैं, के तहत संघ का नाम इंडिया दैट इज भारत तथा राज क्षेत्र का नाम उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 1 क्या कह रहा है? आर्टिकल 1 है एग्जैक्ट जैसा आर्टिकल 1 बेयर एक्ट में दिया गया है, संविधान में दिया गया है, वही चीज है ये। आर्टिकल 1 कहता है के तहत संघ का नाम दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, राज क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 2 के तहत नए राज्यों का, एक सेकेंड, आर्टिकल 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को प्रदान किया गया है। हम पहले भी पढ़ चुके थे, पहली या दूसरी क्लास में, कि इंडियन की टेरिटरीज को बढ़ाना या कम करना या मर्ज करना, ये सब कुछ संसद पार्लियामेंट में के अकॉर्डिंग होता है। क्लियर? आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा, नाम में परिवर्तन की शक्ति सिर्फ किसे प्राप्त है? संसद को। सेम पॉइंट कि यूपी से उत्तराखंड निकाला गया तो वो क्या हुआ? संसद में पारित हुआ। बिहार से छत्तीसगढ़ और झारखंड निकला, डन बाय द पार्लियामेंट। तो ये सारी शक्तियां, किसी भी स्टेट को बढ़ाना, घटाना, कम करना, मर्ज करना, ये सारी पावर सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। क्लास, आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, रुकते हैं, कल फिर इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।